बात है 9 सितंबर 2025 की। एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया में बहुत तेजी से। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, ज्यादातर यंगस्टर्स थे और वो किसी को बहुत मार रहे थे, बहुत बेरहमी से मार रहे थे। सब लोग उसके ऊपर चढ़े बैठे थे और बिना देखे कि कहाँ लग रहा है उसके, लग रहा होगा सिर में, हाथ में, पैर में, पेट में, हर जगह लात घूसे बढ़िया उसके ऊपर चल रहे थे। ये वीडियो तेजी से वायरल होता है और ये वीडियो था नेपाल का। जब ये तेजी से वायरल होता है सराउंडिंग कंट्रीज में, इंडिया में वायरल हुआ, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो भाई सब लोगों ने कमेंट करके सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में पूछना शुरू किया कि भाई ये वीडियो है क्या और ये क्यों मार रहे हैं इसे। सब लोगों ने उसमें कमेंट कर करके जवाब देना शुरू किया कि भाई ये नेपाल पुलिस का एक डीएसपी है और इसके आदेश करने पर फायरिंग हुई और 19 लोगों की जान चली गई, इसलिए इसको मारा जा रहा है। दरअसल हुआ ये था कि 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन लोगों ने अपने को जेन जी कहा और जेन जी रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की, और वो सब 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो सब लोग सड़क में उतर आए, क्योंकि यंगस्टर्स कह रहे थे वो खुद को, और सड़क में उतर के वो किसी चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे। और उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, संसद भवन में हमला बोल दिया, जला दिया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वहाँ हमला बोल दिया, मंत्री जो वहाँ के जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक जो भी होते हैं उन सब के घरों में जाके दौड़ा दौड़ा के मंत्रियों को मारा। उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा देते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जो है वो जल के मर जाती है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा था। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में ये सब क्यों चालू हुआ, क्या वजह थी और कैसे क्या एंड हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूं श्रुतराज सिंह, आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं बड़ा बन पाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो नेपाल में अभी जेन जी रिवॉल्यूशन हुआ, वो भाई पूरे वर्ल्ड का अपने टाइप पे अलग टाइप का रिवॉल्यूशन है। वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा और पूरा वर्ल्ड उसे याद रखेगा कि कैसे यंगस्टर्स की जनरेशन ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया और अपनी बातें मनवा ली। तो बात है 28 अगस्त की 2025 की। अपने नेपाल गवर्नमेंट ने एक प्रोफार्मा जारी किया कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मेटा, स्नैपचैट, यूट्यूब, सबको आईटी एक्ट के तहत एक नियमावली निकाली बड़ी सी, उसमें रजिस्टर करना होगा और 7 दिन का समय दिया गया। देखते देखते डेट आ गई भाई 2 तारीख, किसी ने नहीं किया, या उनकी क्या शर्तें थी कि वो कर नहीं पा रहे थे, वो बातें तो बात की हैं। और जब ये नेपाल गवर्नमेंट ने देखा तो 3 तारीख को नेपाल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि एक्स, स्नैपचैट, मेटा, यूट्यूब, जितने भी 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको उठा के एक बार में बैन कर दिया। अब नेपाल की पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़। उस पॉपुलेशन का 90% आदमी सोशल मीडिया यूज़ करता है, मतलब कि लगभग 2.7 करोड़ लोग चलाते हैं। अब जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एकदम से सारे सोशल मीडिया ऐप बैन, कैसा लगेगा? तो उस चक्कर में चालू हो गया वहाँ पे आंदोलन। इमीडिएट रीज़न यही था कि आंदोलन चालू हो गया। अच्छा, जब 28 अगस्त को नेपाल गवर्नमेंट ने ये सब जारी किया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऐप्स के लिए, तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, नेपोकिड, नेपोबेरीज। तो कुछ लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च कर रखी थी। रिसर्च में ये दिखाया गया था कि नेपाल में 10% की भयानक बेरोजगारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जो नेपाल की 20% जनता है उसके पास नेपाल का आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी है। मीन्स सिर्फ 100% में 20% जनता के पास आधे से ज्यादा नेपाल में कवरेज है। मॉल्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, सब कुछ है, मतलब दुकानें हैं, बिजनेस धंधा 20% लोगों के पास। तो इससे ऑलरेडी लोगों में आक्रोश था ही कि ये कितना भयानक भ्रष्टाचार चल रहा हो, क्योंकि उन्होंने पूरी लिस्ट निकाल के रख दी थी, कौन नेता, किसके पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा इसका घर है, कितने इसके मॉल चलते हैं, इसके लड़के विदेश में किस स्कूल में चल रहे हैं। तो ये सब रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी। कहीं ना कहीं यही वजह थी कि नेपाल गवर्नमेंट सोशल मीडिया को सप्रेस करना चाह रही थी। असल में 2 लोग ऐसे थे नेपाल में, एक का नाम था बालेन शाह, एक का नाम था सुदुम। तो ये लोग जो है अपने वीडियो मैसेज जारी करते हैं और लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है नेपाल में। यहाँ बेचारे गरीब आदमी मजदूरी करे करे मरा जा रहा है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी ऑटोमोबाइल की दुकान, इतनी चमकीली गाड़ी, फरारी, फलाना ठिकाना। तो हम लोगों को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, करप्शन को रोकना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा है। पब्लिक भी इस बारे में सचेत होती है, क्योंकि ये लोग वीडियो मैसेज देते हैं, अपने मुंह से बोली हुई बात को आदमी ज्यादा अच्छे से मानता है। तो 5 तारीख को जब 3 को गवर्नमेंट बंद करती है तो 5, 6, 7 तक तो एकदम शांत रहता है माहौल, कुछ नहीं होता। लेकिन 8 तारीख को ये जो जेन जी है, मतलब कि 1997 से 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ये लोग रोड पर उतर आते हैं और रोड पर उतर के इतनी ज्यादा भीड़ में, इतनी लाखों की संख्या में हो जाते हैं कि जाके संसद भवन के बाहर जाके प्रदर्शन करने लगते हैं। कुछ लोग संसद भवन में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो पुलिस आर्मी फोर्स लगी रहती है वो रोकती है। तो ये लोग, और इनका दिमाग सनक जाता है, तो रास्ते में जितने भी वाहन आते हैं सब में आग लगाना और कुछ इस टाइप का शुरू कर देते हैं और फिर जबरदस्ती ये संसद भवन में जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहाँ पर फिर इनको पुलिस आदेश देती है माइक से बोलना एंड ऑल, कि पीछे हट जाइए, नहीं मानते हैं।
तो फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। लाठी चार्ज से भी बात नहीं बनती है, फिर वो इनका अधिकारी आदेश देते हैं कि आंसू के गोले छोड़ो। आंसू के गोले छोड़ते हैं, पानी डालते हैं, कोई भी पीछे नहीं उठता है। तो फिर रबड़ की गोली से फायरिंग करने के आदेश दिए जाते हैं। रबड़ की गोली भी कोई कमजोर नहीं होती है, जिसके जिसके लगती है तो उसको कम से कम 3 से 4 दिन बुखार रहता है, वो एडमिट रहता है, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने वाला काम करती है। उससे भी जब बात नहीं बनती तो सीधे डीएसपी ऑर्डर कर देता है कि सीधे फायरिंग करो। अब वहाँ फायरिंग होती है, इतनी यंगस्टर्स जनरेशन है, अब फायरिंग होती है। अब फायरिंग भाई गोली किसी को देख के तो लगती नहीं है, धड़ाधड़ पुलिस फायरिंग करती है। 19 के 19 लोग ऑन द स्पॉट जंजी वाले मर जाते हैं, 400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब बहुत कोशिश की जाती है हॉस्पिटल ले जाने की, बहुत लोगों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और नेपाल गवर्नमेंट भी समझ रही थी कि बात अब हाथ से निकल रही है, तो वो क्या करती, रात को 8 तारीख को ही आदेश पारित कर देती कि भैया हमने जो सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए थे वो हम अनबैन कर रहे हैं, अब सब पहले जैसे चलते रहेंगे। लेकिन अब बात वो रह नहीं गई थी। ये जो कांड हो गया था गोली चलाना, उससे पूरे नेपाल भर में बात फैल गई थी धीरे धीरे, और ऊपर से सोशल मीडिया अनबैन हो गया तो और तेजी से फैलने लगी ये बात कि आज क्या हुआ है नेपाल में। तो अब सिनेरियो अगले दिन चेंज होने वाला था। जब अगली सुबह हुई तब भाई इतनी लाखों में भीड़ आई, इतना आक्रोश भरा था लोगों में, तब वो भीड़ ना कंट्रोल होने से थी किसी के। पुलिस और आर्मी शांति से पीछे हट गई, भीड़ आई, पूरे संसद भवन को फूंक दिया, उसके बाद भी नहीं रुके। फिर गए राष्ट्रपति भवन, वहां भी फूंक दिया। फिर प्रधानमंत्री आवास गए, प्रधानमंत्री को बेचारे को आर्मी वालों ने किस तरह घेरा बना के केपी शर्मा जो था उसको किसी तरह नेपाल के बाहर भगवाया हेलीकॉप्टर से, और उसके घर को फूंक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर गए, फूंक दिया घर को, शेर बहादुर को। पूर्व मुख्यमंत्री और एक और प्रधानमंत्री के घर गए, उनको घर को फूका, उनकी पत्नी को जला दिया, वो पहले विदेश मंत्री रही। इस तरह करके गृह मंत्री के घर को फूंक दिया। ढूंढ ढूंढ के जिन जिन नेताओं का वहां पे वो करप्शन वाली लिस्ट में नाम था, ढूंढ ढूंढ के एक एक आदमी का घर जलाया, और जिस जिस नेता को पा गए तो भाई पूरी भीड़ चढ़ बैठी उनके ऊपर। जनजी ने पूरी अपनी ताकत से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और जिसको पा रहे थे भाई उसको मार रहे थे। बस चल जा रहा था कि हाँ ये नेता ने ये कांड किया, इसके पास ये है, वो पूरा उनकी प्रॉपर्टी, पूरा मॉल सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया भाई। मतलब समझ लो शाम को आर्मी को वापस सेक्शन में आना पड़ा और कंट्रोल करनी पड़ी सिचुएशन, लेकिन शाम तक आते आते अरबों खरबों का नुकसान कर दिया। सुबह से शाम तक में इस युवा जनरेशन ने इतना ज्यादा मतलब कंट्रोल में ले ली इन लोगों ने हर चीज अपने। फिर आर्मी ने शाम को किस तरह फिर से शांत किया, लेकिन तब तक तो बहुत भारी नुकसान हो चुका था ना। नेपाल जैसे देश के लिए अरबों खरबों का नुकसान बहुत होता है। तत्कालीन रीजन हो सकता है इस प्रोटेस्ट का कि सोशल मीडिया को बैन किया, लेकिन जो ये सरकार है उसने पिछले 5 साल में 3 घोटाले किए हैं। पहले घोटाले में लगभग 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, दूसरे घोटाले में लगभग 13,000 करोड़ का घोटाला था, और तीसरा घोटाला लगभग 80,000 करोड़ रुपए का था। तो वैसे भी पब्लिक सनकी थी, इतने घोटाले हो रहे हैं, ऊपर से साला नेता अमीर होता जा रहा है। तो ये सब चीजें भाई पब्लिक हो ना, जनजी पागल हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। जो ये बोलते हैं ना, वो नेपाल के जनजी प्रोटेस्टर्स ने कर दिखाया है। और शाम तक आते आते ये लोग थोड़ा सा कंट्रोल होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका होता है नेपाल का। वीडियो मैंने एक्चुअली पहले ही बना लिया था, डाल में देर से रहा हूँ। तो अभी तक तो ऐसा सीन था कि सुदुम ग्रुम जी हैं और बालेन शाह जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन चालू करवाया, तो हो सकता है देश की कमान अब उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार तो खत्म हो गई, उथल पुथल हो गई, मंत्री विधायक सांसद सब हाथ जोड़ रहे हैं, भैया में छोड़ दो, है ना। तो अभी तो वहाँ पे सब असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो इस जनरेशन ने कर दिया भाई, नेपाल को कम से कम 15-20 साल पीछे ले गए। करोड़ों अरबों का नुकसान, मॉल्स दोबारा से बनेंगे, हर चीजें दोबारा से बनेंगी, तो नेपाल लिटरली 15-20 साल पीछे चला गया। ठीक है, रिवॉल्यूशन करना तो अच्छी चीज है, लेकिन जो देश को नुकसान हुआ है ना, वो बहुत बड़ा होता है। एक देश का नुकसान आपके पर्सनल नुकसान से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप बहुत पीछे चले गए। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको जानकारी देना था। आगे क्या स्थिति है नेपाल में, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा 2 से 3 दिन में। जल्दी से यार चैनल पर फटाक से सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों का सपोर्ट ही तो चाहिए, प्लीज। थैंक यू।